नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी की जो हाईटेक डिफेंस और एरोस्पेस पार्क बेंगलुरु SEZ बेंगलुरु में स्थित है और ये कंपनी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को सर्व करती है। और हाल ही में इस कंपनी का इरादा ये भी हुआ है कि ये मेडिकल, रेलवे और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में उतरने की इच्छा रखती है। तो जानेंगे ये कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है, इसके क्या बिजनेस प्लान है और क्या ये कंपनी इस भाव में निवेश करने लायक है और क्या ये डिफेंस सेक्टर की सबसे सस्ती कंपनी है। तो इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के अध्ययन करने का अनुरोध हमें कौस्तुभ जी से प्राप्त हुआ था। तो पहले हमेशा की तरह जान लेते हैं कंपनी के इतिहास के बारे में। तो कंपनी की स्थापना, बहुत पुरानी कंपनी ये नहीं है, कंपनी की स्थापना 2011 में हुई, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में हुई और उस समय इस कंपनी का नाम DCX केबल असेंबलीज प्राइवेट लिमिटेड हुआ करता था। और ये जो कंपनी है 2021 में इन्होंने कुछ अपने डिवीज़न्स को आपस में मर्ज किया, कुछ सिस्टम को, अपने कंपनी के जो सिस्टम्स हैं या डिवीज़न्स हैं उनको आपस में इंटीग्रेट किया और उसके वजह से जो इन्होंने ये बिज़नेस रीऑर्गेनाइजेशन किया वहाँ से जो कंपनी निकल के आई, तो इन्होंने ये सोचा कि ये जो नाम है अभी DCX केबल असेंबलीज, ये हमारी कंपनी की जो काम करने की क्षमता है या जितने तरीके के वो काम करती है उसको ढंग से रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर ये DCX सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, मतलब जो केबल असेंबलीज थी उसकी जगह इन्होंने नाम बदलकर DCX सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड कर दिया। 2022 में ये कंपनी पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट हुई और इस कंपनी का नाम DCX सिस्टम्स कर दिया गया। इसका IPO 2022 में नवंबर में आया। उस समय इसका जो भाव था वो 207 रुपये था, फेस वैल्यू 2 रुपये थी। रिटेल कैटेगरी में 62 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ और जो ओवरऑल हुआ वो 17 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। इतना ज़्यादा सब्सक्राइब होने के बावजूद भी इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है या शेयर के भाव की परफॉर्मेंस है वो उतनी अच्छी नहीं रही। तो 207 के मुकाबले में अब ये 240-45 के रेंज में ये शेयर चल रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट फ्लैट टाइप का रिटर्न कंपनी ने दिया है। तो डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, डिफेंस सेक्टर में बहुत हाइप है, उसके बावजूद भी आखिर क्या कारण है कि ये कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न शेयर होल्डर्स को भाव के मामले में दे नहीं पाई है, इसकी आज की वीडियो में ये सब जानने की कोशिश करेंगे। अब जानते हैं कंपनी के बिजनेस वर्टिकल्स की, या कंपनी क्या क्या काम करती है उसके बारे में एक एक वर्टिकल को समझने का प्रयास करेंगे। एग्जैक्टली कंपनी किन किन एरियाज़ पर फोकस करती है। तो देखिए, ब्रॉडली इनका जो काम है इनको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला काम है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, दूसरा काम है सिस्टम इंटीग्रेशन से रिलेटेड और तीसरा काम है कुछ अदर्स जो कैटेगरी है उससे रिलेटेड, या मतलब कुछ और इन दोनों के अलावा, सिस्टम इंटीग्रेशन और मैन्युफैक्चरिंग के अलावा कुछ अन्य जो काम करते हैं उसको इन्होंने अदर्स में ले लिया। तो अब जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग तो आप सभी लोग समझते हैं, किसी चीज़ को का निर्माण करना, किसी चीज़ का उत्पादन करना। तो आखिर क्या ये चीज़ें हैं जिनका ये उत्पादन करते हैं। तो देखिए, 2 चीज़ें हैं जिनका उत्पादन ये करते हैं। एक है केबल एंड वायर हार्नेस और दूसरा है जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, यानी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो पहले समझ लेते हैं केबल एंड वायर हार्नेस क्या होता है। तो केबल और वायर हार्नेस, एक आप समझ लीजिए केबल का, तारों का और वायर्स का एक गुच्छा होता है जो जितने भी सिस्टम हो, जितने भी चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए कोई मिसाइल है या कोई सेंसर है या कोई रेडार है, उसके जो आपस के जो पार्ट्स हैं ना उनको आपस में कनेक्ट करने के काम आते हैं। ये इस तरह की चीज़ है कि जैसे आपके जो पुराना जो PC हुआ करता था, लैपटॉप नहीं, जो PC हुआ करता था, उसमें से काफ़ी सारे जो पोर्ट हैं वो बाहर की तरफ निकलते थे और वो सारे पोर्ट जो हैं वो जाके कहीं ना कहीं पावर सप्लाई से या आपस में एक दूसरे से मिले रहते हैं। तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए, सर्वेलेंस सिस्टम्स के लिए, सेंसर्स वगैरह के लिए ये जो है केबल एंड वायर हार्नेस का निर्माण करते हैं। तो इनका कहना ये है कि ये बिज़नेस पे इनका काफ़ी ज़्यादा फोकस है। ये इनके लिए जो है काफ़ी कैश का हो सकता है क्योंकि ये हाई मार्जिन बिजनेस है। दूसरा जो इनका बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, वो है EMS यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। इसमें ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स बनाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का जो ब्रेन होता है, जो उसकी जान होती है। आपने कई बार देखा होगा, अगर टॉय को आप खोलें तो उसके बाद एक प्लेट, ब्राउन कलर की प्लेट उसमें से निकलती है। तो वो जो प्लेट होती है उसके ऊपर काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे हुए होते हैं। तो वो जो चीज़ है वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहलाती है।
तो ये जो है अपनी एक सब्सिडरी है, उसके थ्रू, उनके सब्सिडरी का नाम है रेनियल एडवांस सिस्टम, उसके थ्रू जो है ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाती है और रेनियल से लेकर ये DCX सिस्टम्स जो है ये इस्तेमाल करती है अपने उपयोग के लिए। फिर ये जो PCB है ये दोनों तरीके के एप्लीकेशंस के काम आती है। एक डिफेंस एप्लीकेशन के काम तो आती ही है, साथ ही साथ ये जो है सिविलियन एप्लीकेशंस के काम भी आती है, जैसे रेलवेज़ के लिए, जैसे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए, जैसे हॉस्पिटल्स और मेडिकल डिवाइसेस के लिए। दूसरा इनका जो वर्टिकल है वो रिलेटेड है सिस्टम इंटीग्रेशन से। तो पहले समझ लेते हैं कि सिस्टम इंटीग्रेशन क्या होता है। सिस्टम इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि जो एक सिस्टम में किसी भी एक कंपोनेंट में जो पार्ट होते हैं वो आपस में किस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे आप जब कंप्यूटर पे कुछ टाइप करते हैं तो वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, और अगर आप उसको कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो किस तरीके से वो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर तक पहुंचते हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से और हार्डवेयर के माध्यम से, और कैसे उससे आउटपुट आता है। तो ये सारा मिला के जो काम होता है किसी भी सिस्टम में, किसी भी जैसे मिसाइल का कोई सिस्टम है या कोई रेडार का सिस्टम है, वहाँ पर ये आपस में डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सेम सिस्टम किस तरीके से आपस में बात करते हैं, ये जो काम किया जाता है इस चीज़ को सिस्टम इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो ये रेडार सिस्टम का, कम्युनिकेशन सिस्टम्स का, इस तरीके की जो डिफेंस में मिसाइल सिस्टम्स का, इनके लिए सिस्टम इंटीग्रेशन का काम करते हैं। अब यहाँ इनके ये दो तरह के काम करते हैं। एक काम करते हैं ये इंडियन ऑफसेट पार्टनर के रूप में। अभी इंडियन ऑफसेट पार्टनर क्या चीज़ होता है, तो देखिए होता क्या है कि अगर भारत की सरकार कोई डिफेंस इक्विपमेंट मान लीजिए इजराइल की कंपनी से मंगाते हैं, तो वहाँ तो इजराइल की इकोनॉमी को फ़ायदा हो रहा है। तो ऑफसेट का मतलब ये होता है कि उस इजरायली कंपनी ने जितने रुपए का या जितने डॉलर का सामान हमें भेजा, यानी भारत को भेजा, तो उसमें से कुछ पार्ट मान लीजिए 25% या 30% जो पार्ट है, उतनी रकम का जो काम है वो लोकल मैन्युफैक्चरर को दे। तो लोकल मैन्युफैक्चर यानी कि मतलब इंडियन कंपनीज़ को दे, और वो इंडियन कंपनीज़ उसको जब बना के भारत सरकार को बेचती हैं तो इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है और जो मैन पावर को रोज़गार मिलता है, और जो कंपनीज़ है उनकी कैपेबिलिटी में एनहेंसमेंट होता है। तो इसको ऑफसेट बोलते हैं। तो ये जो DCX सिस्टम है ये एक प्रेफर्ड ऑफसेट पार्टनर है किन के लिए, इजरायली कंपनी के लिए। तो कौन सी दो कंपनीज़ हैं, वो हैं ELTA और IAI, इजरायली एयरफोर्स इंडस्ट्री। तो ये जो DCX सिस्टम है ये इन दो कंपनीज़ के लिए प्रेफर्ड इंडियन ऑफसेट पार्टनर है। यानी कि अगर भारत सरकार इन दो इजरायली कंपनियों को कोई काम देती है तो बदले में जो इनको ऑफसेट करना है उन इजरायली कंपनीज़ को, वो प्रेफर करेंगे कि वो काम ये DCX सिस्टम को दें। जो ऑफसेट वाला सिस्टम है बड़ा डाइसी सिस्टम है किसी भी कंपनी के लिए। जैसे DCX सिस्टम कंपनी के लिए आप पूछेंगे कैसे, वो ऐसे कि भाई पहले तो भारत सरकार से वो टेंडर जीते ये जो दो इजरायली कंपनीज़ हैं, और उसके बाद ऑफसेट करने के लिए कुछ हिस्सा उसका जो है वो DCX सिस्टम को दे। अब ऐसा भी नहीं कि DCX सिस्टम केवल एकमात्र इनका ऑफसेट पार्टनर होगा इन इजरायली कंपनीज़ का। तो ये जो इस तरह के जो ऑर्डर्स होते हैं ना ये बड़े ही डाइसी और बड़े अनसर्टेन होते हैं। तो इनका फोकस यानी DCX सिस्टम का फोकस ये है कि हम खुद जो है ना हमारा फोकस बढ़ाकर ये नॉन जो ऑफसेट वाला जो काम है ना इसमें जाएं, यानी डायरेक्ट हम भारतीय इंडस्ट्रीज़ को या विदेशी की इंडस्ट्रीज़ को, विदेश की इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई करें। तीसरा इनका सेगमेंट है जो काम है वो है अदर्स का। अदर्स में बेसिकली दो इनके तरीके के काम है। पहला काम है किटिंग से रिलेटेड। किटिंग का मतलब ये होता है कि आपको कोई एक कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट हुई, तो जैसे डिफेंस की किसी एस्टेब्लिशमेंट को कोई कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट हुई, मान लीजिए किसी मिसाइल के लिए, किसी एयरक्राफ्ट के लिए, तो वहाँ पर ये क्या करते हैं, ये जो है जो उस डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट ने अप्रूव्ड सप्लायर हैं उन उसमें लगने वाले पार्ट्स के, यानी उस सब असेंबली के पार्ट्स के जो सप्लायर हैं उनसे ये यानी DCX सिस्टम है वो पार्ट्स प्रोक्योर करता है, उन पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ता है, और रेडीमेड जो एक किट बनाकर ये उस डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को प्रोवाइड कर देता है। कहने का मतलब ये है कि पार्ट्स प्रोक्योरमेंट करके जो DCX सिस्टम है वो पार्ट्स प्रोक्योरमेंट करके
पूरा एक किट तैयार करके वो डिफेंस वाले जो एस्टेब्लिशमेंट है जिसको रिक्वायरमेंट है उसको दे देता है। इसको किटिंग बोलते हैं। फिर ये जो एक और काम ये करते हैं इस अदर्स में वो है MRO, तो मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल, MRO। तो रिपेयर, मेंटेनेंस एंड ओवरऑल में सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो ये है कि आपकी कोई एक्स्ट्रा खर्चा लगता नहीं है, क्योंकि आपने अगर कोई चीज़ बनाई है उसके ऊपर अगर आप कोई चीज़ उसको मेंटेन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए या उसकी ओवरऑलिंग करने के लिए कोई अगर आप सर्विस दे रहे हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो होता नहीं है, और उसके साथ ही साथ आपको एक कंसिस्टेंट रेवेन्यू मिलती जाती है। साथ ही साथ क्लाइंट के टच में आप रहते हैं, तो क्लाइंट से जो रिलेशनशिप है ना वो भी इम्प्रूव होती है। अब इनके क्लाइंट्स की बात करूं तो जैसे 2 क्लाइंट्स तो मैंने आपको बताए, IAI और ELTA, जो इसराइल के जो बड़ी डिफेंस कंपनीज़ हैं। इसके अलावा लॉकहीड मार्टिन, राफेल, BEL, कल्याणी और L&T जैसे इनके क्लाइंट्स हैं। इसके अलावा इनका एक जो बहुत महत्वपूर्ण इनका जो कदम है वो ये है कि ये रेलवेज़ में जो है एक जॉइंट वेंचर के थ्रू एंटर हो रहे हैं। उस जॉइंट वेंचर का नाम है NIART, और ये ऑब्स्टेकल डिटेक्शन सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी ये वाली कंपनी। अब ऑब्स्टेकल डिटेक्शन सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि आप जो ड्राइवर है वो अभी मान लीजिए आधा पौन किलोमीटर तक देख पाता है, तो अब इनके ये सिस्टम लगाने के बाद वो ट्रैक पर आगे करीब करीब 1.4 किलोमीटर्स तक वो देख पाएगा कि वहाँ पर कोई ऐसी बाधा तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई इशू तो नहीं है, जिसके कारण जो है चाहे वहाँ पे कोई ट्रेन खड़ी हो, चाहे वहाँ पे कोई फिश प्लेटेड टूटी हुई हो या कोई प्रॉब्लम उसके ऊपर हो उस ट्रैक के ऊपर, तो ये रेलवे सेफ्टी के लिए एक नया तरीका है। तो इन्होंने DCX सिस्टम ने ELTA सिस्टम, जो इजराइल की कंपनी, उनके साथ एक जॉइंट वेंचर किया है। इसमें टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफ़र होगी वो तो करेगी ELTA, और इसमें से जो मैन्युफैक्चर करेगा वो जो है वो DCX सिस्टम करेगा, और ये रेडार और ऑप्टिकल सॉल्यूशन बनाएंगे। ऑप्टिकल सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आप दूरी तक किस तरीके से देख पाएँ, यानी ड्राइवर किस तरीके से ट्रेन के अंदर से दूरी तक देख पाएँ विद द हेल्प ऑफ रेडार एंड अदर थिंग्स। तो उस चीज़ को ये रेडार एंड ऑप्टिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और ये जो नियार्ट है ये एक जॉइंट वेंचर है। इससे जो DCX सिस्टम है उसको फ़ायदा ये है कि जो सिस्टम इंटीग्रेशन करेगा वो DCX करेगा, और साथ ही साथ जो केबल और वायर हार्नेस है ये सप्लाई करेगा। इसके साथ ही साथ उस सिस्टम की जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली है वो भी DCX सिस्टम सप्लाई करेगा। इसके अलावा चूंकि ये जॉइंट वेंचर है और रेलवे के लिए काम है, तो ये अन्य देशों में भी काम करेंगे। इसके कारण से जो DCX का ग्लोबल फुटप्रिंट है, यानी ग्लोबल जो उनकी रीच है वो भी इम्प्रूव होगी। ऑर्डर बुक की बात करें तो जून 2025 तक इनके लगभग 2700 करोड़ यानी 2700 करोड़ की ऑर्डर बुक थी, और मार्च 25 में इनका जो रेवेन्यू था वो लगभग 1100 करोड़ का था। तो इस हिसाब से लगभग आप समझ लें 2.5 ईयर्स या 2.5 साल के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी इनकी है। ऑर्डर स्ट्रेंथ की बात करूं तो ये प्रेफर्ड एंड लार्जेस्ट इंडियन पार्टनर्स हैं इजरायली डिफेंस कंपनी की, ये मैंने आपको बात बताई थी, जिसके कारण इनको ऑफसाइट से जो ऑर्डर्स होते हैं, ऑफसाइट से रिलेटेड जो ऑर्डर्स होते हैं वो काफ़ी मिलते हैं। इसके अलावा ये जो डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं और जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ हैं इंडिया की, जैसे कल्याणी हुआ, L&T हुआ, और अडानी की कंपनीज़ हुई, और टाटा की जो एरोस्पेस है, उस तरह की कंपनीज़ के साथ जॉइंट कोलैबोरेशन करके अपनी कैपेबिलिटीज़ को शो करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि ये अपने बिजनेस जो है वहाँ से गैदर कर सकें। फिर डिफेंस जो है भारत में कम से कम भारत के लिए सनराइज सेक्टर है। भारत की सरकार का जो है डिफेंस इंडिजनाइजेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस है। इसके अलावा इनके जो क्लाइंट्स हैं वो डाइवर्स सेट ऑफ क्लाइंट्स हैं, वो US में, इजराइल में, कोरिया में और इंडिया में। वीकनेस की बात करूं तो देखिए जो मार्च 24 है वहाँ पर इनका जो मार्जिन था वो लगभग 6% था, हालांकि बहुत ही कम मार्जिन, लेकिन मार्च 24 में कम से कम वो 6% था। अब जो मार्जिन इनके पास आ रहा है वो आप ये समझ लीजिए लगभग 0% या 1% है। इसका मतलब ये आप एक दुकान खोल कर बैठे हुए हैं और वहाँ से आपकी टोटल कॉस्ट जो है ना आप लगा रहे हो वो
प्रॉफिट की बात तो छोड़िए, वो जो कॉस्ट है ना वो आपकी नहीं निकल पा रही है। तो ये इनके साथ बहुत बड़ा इशू है। दूसरी बात क्या है, इनकी सेल्स जो है वो फ्लैट है। मार्केट कैप की बात करूं तो 2700 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी नील है, यानी कि बहुत अच्छी बात है कि इसके ऊपर, कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है। आरओई जो है वो बहुत ही कम है, आप 3% का आरओई, लेकिन पीई जो है वो 68 का पीई है। 3 इयर्स की सेल जो है साल दर साल 1% से कम हुई है, यानी हर जो 3 साल का लें तो साल दर साल 1%, 1% और 1% की रेट से सेल कम हुई है। प्रॉफिट की बात करें तो 16% साल दर साल कम हुआ है। जो प्रमोटर के पास है 52% है, एफआईआई के पास लगभग 1% है, डीआईआई के पास 5% है और पब्लिक के पास 42% है। और पब्लिक जो है जब आईपीओ आया तो टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स वो 69,000 थे, जो अब जून 2025 का जो डेटा है उसके हिसाब से ये 1,55,000 हो गए हैं। अब आप ये देख लीजिए, जैसे जैसे बिना बिजनेस मॉडल समझे जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर हैं ये डिफेंस की जो हाइप है उसमें पड़े हुए हैं और लगातार उनकी शेयर होल्डिंग इंक्रीज़ हो रही है। ऐसा नहीं है कि जो डिफेंस सेक्टर में कोई अच्छी कंपनीज नहीं है, लेकिन ये कंपनी जो है ये किसी कारण से परफॉर्म अगर नहीं कर पा रही तो उसको एवरेजिंग करना या उसको बाई करना कहीं से भी समझदारी नहीं है। मेरी शेयर में कोई ख़रीदने या बेचने की राय तो नहीं है, लेकिन कम से कम आप बिज़नेस मॉडल समझ के ये तो देखें कि कंपनी जब परफॉर्म करे तभी लेना है, अभी लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। कंपनी के आगे के प्लान्स क्या होंगे, किस तरीके से फ्रक्टिफाई होंगे, किस तरीके से वो मटीरियलाइज होंगे, कृपया शेयर खरीदने से पहले ये भी देखा करें। तो हमेशा की तरह एक और डिस्क्लेमर कि मेरी शेयर में या इस शेयर में किसी अन्य शेयर में खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।